नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज पेपर है वो है ईपीएफओ में जो ईओ, एओ और एपीएफसी का पेपर 2015 में हुआ था, उसका पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2012 का पेपर, फिर 2004 का पेपर। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। तो पार्ट थर्ड है, इससे पहले के जो वीडियो है ज़रूर देखिए। और 2017 का पेपर, 2021 का पेपर भी पूरा डिस्कशन हो चुका है। आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो gkfs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। और पीडीएफ लेना चाहते हैं इस पेपर का तो gkfs25 चैनल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि ऋण संबंध उपादान योजना यानी कि क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, उसके बारे में विचार करना है। उसके बाद सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम यानी कि माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम है। उसके बाद समूह विकास कार्यक्रम यानी कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इन चारों पे आपको करना है विचार, और कौन सी सर्वमान्य सामान्य विशेषता है। तो इनमें से देखिए वे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित कार्यक्रम हैं। तो ये इसका आंसर बी होगा, यानी कि जितने भी कार्यक्रम ऊपर मैंने बताए चार, वो एमएसएमई के लिए है। तो यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित कार्यक्रम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किसी भी तंत्र यानी कि ईमेल में स्पैम क्या होता है। जब आपने ईमेल खोला होगा तो एक स्पैम का अलग से आपको फोल्डर बना होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्पैम क्या है। तो एक अंधाधुंध वितरित जो है किया गया कोई संदेश है, यानी कि अंधाधुंध भेजा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा, यानी कि वक्त में भेजे गए ईमेल को स्पैम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति या संगठन आमतौर पर विज्ञापन या फिर विनाशकारी प्रयोजन से स्पैम ईमेल भेजता है। तो स्पैम जो ईमेल में वायरस और स्पाई वायरस भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए सही होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि आकाशवाणी, जिसको ऑल इंडिया रेडियो बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियंत्रित है। तो प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियंत्रित है, बिल्कुल सही है। इसे यह नाम 1936 में दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। यह डीटीएच सेवाएं प्रदान करती है, तो ये गलत है क्योंकि ये डीटीएच सेवाएं प्रदान नहीं करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये डीटीएच, और इसमें जो है एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड इसके सहायक चैनल हैं। तो देखिए एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड इसके सहायक चैनल है, यानी कि 1, 2 और 4 करेक्ट। तो आंसर सी इसका सही होगा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भारत में रेडियो की शुरुआत कब मानी जाती है। तो 1920 में मानी जाती है। और 1923 में पहला कार्यक्रम मुंबई रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो तथा 1957 में आकाशवाणी रखा गया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी रखा गया था। क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक संबंधों में प्रसिद्ध गिरी उपागम किसके उद्देश्य का समर्थन करता है। तो जो गिरी उपादन है वो आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये विवाचन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। तो औद्योगिक संबंध में गिरी उपागम जो है विवाचन के उद्देश्य का समर्थन करता है। श्री बीबी गिरी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति के अनुसार मजदूर तथा औद्योगिक प्रबंधन के विवादों का निपटारा आपसी बातचीत से होना चाहिए, यही है आपको गिरी उपागम। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर उठाने की तुलना में उसी वस्तु को किसी आनत तल का प्रयोग कर दी गई ऊंचाई तक उठाने में किस एक चीज़ में कमी होती है। तो लगाए जाने वाले बल उस पर जो है कम लगता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ज्यावक्रीय अनुप्रस्थ तरंग किसी रज्जु पर गमन कर रही है। इस रज्जु पर कोई बिंदु किस गति में है। तो तरंग की कोणीय आवृत्ति के समान कोणीय आवृत्ति वाली, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सरल आवर्त गति में। तो करेक्ट आंसर इसका ए सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उन युक्तियों को यानी कि डिवाइसेस को जो किसी कंप्यूटर तंत्र में जैसे ही संलग्न की जाए कार्य करने लगती है, किस रूप में वर्णित किया जाता है। तो प्लग इन प्ले जो उसको बोला जाता है, यानी कि जब कोई डिवाइसेस को कंप्यूटर तंत्र में जैसे ही संलग्न करते हैं तो कार्य करने लगती है, तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन है संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो स्प्रेडशीट इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कि आपको संख्यात्मक और सांख्यिकीय जो परिकलन है उसको जो सर्वाधिक उपयोग करते हैं, तो स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल उसको आराम से बोल सकते हैं, वही है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भूमंडलीय स्थान निर्धारण प्रणाली यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, जीपीएस शॉर्ट में है, के विषय में आपको सही कथन पर विचार करना है। तो देखिए जीपीएस सबसे पहले आपका ध्यान रखना है कि अमेरिका का है। इसी तरह से भारत ने विकसित किया है गगन, तो गगन को विकसित किया है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए जीपीएस से एटीएम संव्यवहारों में यथार्थ समय अंकित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कुछ जीपीएस संकेतों के विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों के एक समूह पर निर्भर करता है। जी हाँ, सैटेलाइट भेज जाते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कथन पर विचार करना है कि सेल्यूलर प्रौद्योगिकी चरणों में विकसित होती है, जिसको पीढ़ी यानी कि जनरेशन्स बोलते हैं। तो उसके बारे में बोलना है कि कोई पीढ़ी उपभोक्ताओं की संख्या को निरूपित करती है, उच्चतर पीढ़ी में अधिक उपभोक्ता होते हैं। तो देखिए आपको इस एक आपको बिल्कुल गलत है, उच्चतर पीढ़ी में कम उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद देखिए 2G प्रौद्योगिकी में CDMA और GSM 2 मानक होते हैं। तो 2G यानी कि सेकंड जनरेशन्स में ये बिल्कुल आपको सही है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद 2G जनरेशन्स में CDMA मानक और 3G में GSM मानक होते हैं, एक गलत है। तो आपको अब देखिए ये दोनों का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा कि CDMA का फुल फॉर्म क्या है, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और GSM का फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन 6ठी शताब्दी BCE के गणों या संघों के विशिष्ट अभिलक्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि 6ठी शताब्दी के गणों एवं संघों के विशिष्ट अभिलक्षण को करते हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, प्राचीन भारतीय गण अल्पतंत्र थे, बिल्कुल सही है। प्राचीन भारतीय गण गैर राजतंत्रीय राजतंत्र थे, ये भी सही है। मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती उस युग के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे, बिल्कुल सही है। बौद्ध मठ व्यवस्था यानी कि संघ की कार्यविधियाँ संघ राजनीति पर प्रतिरूपित होती थी, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करिए कि सही इसका क्रोनोलॉजिकल जो है यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए सही कालानुक्रम इसमें क्या होगा, तो देखिए अमेरिका में गृह युद्ध सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1861 से 65 के बीच में हुआ था, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए 1846 में अमेरिकी कपास खेती की विफलता हुई थी, तो यहाँ पर अमेरिका में गृह युद्ध, तो यहाँ पर देखिए भारतीय कपास के निर्यात में ह्रास हुआ, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि सबसे पहला भारतीय कपास के निर्यात में यहाँ पर ह्रास हुआ। उसके बाद अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, फिर जो है आपको भारत में कपास उत्पादन में तेजी हुआ। पहले ह्रास, फिर अमेरिका में गृह युद्ध और फिर भारत में तेजी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निजी यानी कि प्राइवेट बीमा कार्यक्रमों तथा सामाजिक बीमा कार्यक्रमों के बीच प्रारूपी विभेद है। तो देखिए पर्याप्तता बनाम साम्या, ये भी सही है। उसके बाद स्वैच्छिक बनाम अधिदेशात्मकता सहभागिता, ये भी सही है। उसके बाद संविदात्मक बनाम सांविधिक अधिकार, ये भी सही है। और निधियन, ये भी सही है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि असंतुलित समृद्धि तब प्राकलित होती है जब श्रम की पूर्ति नियत हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, श्रम की पूर्ति जब नियत होती है तब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में सन्निविष्ट है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की न्यूनतम डाउनलोड रफ्तार के साथ सभी के लिए ब्रॉडबैंड, बिल्कुल सही है। अगले 5 वर्षों में भारत के ग्रामीण दूरभाष घनत्व यानी कि टेली डेंसिटी को 39% से लेकर 70% करना, बिल्कुल सही था। रोमिंग प्रभारों को समाप्त किया जाएगा, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, जो कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में ये सब पॉइंट रखे गए थे। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएनओ द्वारा नियत किए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। तो देखिए आत्यंतिक निर्धनता को घटाकर आधा करना और HIV एड्स के प्रसार पर विराम लगाना, तो ये आपको लक्ष्य रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है यूएनओ के द्वारा।
क्वेश्चन है कि कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय यानी कि मतलब क्या है। तो देखिए, जब हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन है कि कौन से भारत रत्न पुरस्कार का अंतिम प्राप्त करता है। तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी होगा, क्योंकि 2015 में एग्जाम हुए थे। लेकिन अब के हिसाब से होगा, यहाँ पर 2019 में मिले हैं 3 लोगों को, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका मरणोपरांत, जबकि प्रणब मुखर्जी को उस समय जो है जीवित थे। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट हैं नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी 2019 में मिले थे। सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अटल बिहारी जी को 2015 में दिया गया था। क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी। तो देखिए, हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को। तो देखिए, हरित क्रांति बेसिकली खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो निश्चित सिंचाई वाले इसका करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी, तो निश्चित सिंचाई वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन है कि रंगभेद अपार्थेड क्या है। तो देखिए, नेल्सन मंडेला का नाम तो इसमें लिया ही जाता है, क्योंकि रंग भेद के खिलाफ उन्होंने ही जो है मजबूती से लड़ाई लड़ी थी और इसके कारण उन्होंने जेल भी जाना पड़ा था। फिर अंततः जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो प्रजातीय संपृथकन की एक नीति है अपार्थेड, इसको करेक्ट आंसर डी सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवहन एक बड़ी भूमिका निभाता है। परिवहन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसकी लोच उच्चतम है। तो देखिए, किसकी लोच उच्चतम है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सड़क इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो सड़क परिवहन का लोच अन्य परिवहन से अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मुद्रा प्रसरण की मौद्रिक नीति किस प्रकार से ब्याज दर तथा आय स्तर को प्रभावित करती है। तो आय स्तर को बढ़ाती है परंतु ब्याज दर को घटाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा कि मुद्रा प्रसरण की मौद्रिक नीति जो है आय स्तर को बढ़ाती है जबकि ब्याज दर को घटा देती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किसका डीएससी का शोध प्रबंध था। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी सर्वप्रथम 1923 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शोध प्रबंधन था। इसमें भारत की मुद्रा और बैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई थी। यह शोध अंबेडकर ने तब प्रकाशित किया था जब मुंबई में सिडनेहम कॉमर्स कॉलेज में आर्थिक राजनीति के प्रोफेसर थे। तो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शोध प्रबंध थे। तो करेक्ट आंसर डी सही होगा। अब देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम बताना है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ बताना है। तो देखिए, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी इसका सही उत्तर होगा, पश्चिम से पूरब की तरफ। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। अब देखिए, इससे आपको और क्वेश्चन बन सकते हैं कि पूछा जाएगा कि बताइए घाघरा किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा की है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, यमुना भी गंगा की ही सहायक नदी है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। उसका देखिए, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। जी हाँ, स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। उसका देखिए, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है 368 अनुच्छेद के तहत। उसका देखिए, संघ, संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, एक गलत है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देश्य का अवलंबन नहीं लिया जा सकता, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। 1, 2, 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी स्वामित्व कम किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो विनिवेश कहा जाता है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कि जब पीएसयू में आपको सरकारी स्वामित्व कम किया जाता है यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, और जब 51% से कम हो जाती है, यानी कि 50 से अगर कम बोला जाए तो उसको बोला जाता है कि प्राइवेटाइजेशन हो, यानी कि निजीकरण हो गया है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में किस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध करता है। तो 6 से 14 आयु वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर विकलांगता यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 18 वर्ष इसका हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, 6 से 18 वर्ष। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि पूरे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा 2012 का पेपर, 2004 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।